करीब 13.5 अरब साल पहले समय, ऊर्जा और पदार्थ की शुरुआत हुई। एक घटना जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। फिर बने परमाणु, अणु और लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की पहली हलचल शुरू हुई। लाखों सालों तक जीव विकसित होते रहे, लेकिन लगभग 70,000 साल पहले कुछ असाधारण हुआ। एक प्रजाति होमो सेपियंस ने सोचना शुरू किया, कल्पना करना शुरू किया और कहानियां गढ़ना शुरू किया। यही था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, वो क्रांति जिसने इंसानों को बाकी सभी जीवों से अलग बना दिया। हम पहले भी जानवर थे, लेकिन अब हम मिथक बना सकते थे, देवताओं की कल्पना कर सकते थे, राष्ट्र बना सकते थे और ऐसे कानून गढ़ सकते थे जो केवल हमारी सामूहिक सोच में मौजूद थे। यही कल्पना शक्ति हमें छोटी छोटी टोलियों से निकालकर हजारों, लाखों अजनबियों के साथ मिलकर काम करने की ताकत देती है। इसी ताकत ने हमें खेती की ओर बढ़ाया, साम्राज्य खड़े किए, धर्म बनाए, विज्ञान खोजा और अंततः हमें इस धरती का सबसे शक्तिशाली जीव बना दिया। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ये शक्ति हमें आगे भी बचाए रखेगी या एक दिन यही शक्ति इतिहास का अंत लिख देगी? ये किताब उसी यात्रा की कहानी है, एक साधारण से जानवर के ईश्वर समान बनने तक की कहानी। तो आइए आपको मिस्टर और मिसेस शर्मा की आवाज में इस किताब की समरी सुनाते हैं। अभिवादन। आज हम युवाल नोआ हरारी की किताब सेपियंस के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि हम यानी होमो सेपियंस अफ्रीका के किसी कोने में रहने वाले एक मामूली से जानवर से इस ग्रह के शासक कैसे बन गए। आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये एक जासूसी कहानी की तरह है। हमें ये पता लगाना है कि एक ऐसा जीव जो शारीरिक रूप से अपने कई भाई बंधुओं से कमजोर था, उसने पूरी दुनिया पर कब्जा कैसे कर लिया। और इसका जवाब छिपा है लगभग 70,000 साल पहले हुई एक रहस्यमयी घटना में, जिसे हम संज्ञानात्मक क्रांति कहते हैं। बिल्कुल। और ये जासूसी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब जगह से, हमारे अपने शरीर से। इतिहास शुरू होने से बहुत पहले, लाखों सालों तक इंसान किसी भी दूसरे जानवर से ज्यादा खास नहीं थे। वो अपने माहौल पर कोई गहरा असर नहीं डाल रहे थे। गोरिल्ला, जुगनू, जेलीफिश, हम भी बस उन्हीं में से एक थे, गुमनाम। तो पहला सवाल यही उठता है कि लाखों सालों तक हम इतने मामूली क्यों थे? इन स्रोतों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जो चीजें हम आज अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां थीं। शुरुआत करते हैं हमारे बड़े दिमाग से। ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, है ना? सुनने में तो यही लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प एक विरोधाभास है। एक बड़ा दिमाग शरीर पर बहुत भारी बोझ डालता है। सोचिए, होमो सेपियंस में दिमाग शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2 से 3% होता है, लेकिन जब शरीर आराम कर रहा होता है तब ये शरीर की 25% ऊर्जा खा जाता है। 25%? हाँ, बस यूं ही बैठे बैठे। हाँ, बस सोचने और जिंदा रहने के लिए। और अगर इसकी तुलना करें दूसरे वानरों से, जैसे चिंपैंजी, तो उनका दिमाग तो सिर्फ 8% ऊर्जा लेता है। तो इस जबरदस्त ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए शुरुआती इंसानों को 2 काम करने पड़े। एक, भोजन की तलाश में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना, और दूसरा क्या? दूसरा ये कि शरीर के दूसरे हिस्सों से ऊर्जा चुरानी पड़े। कहाँ से चुराई? मांसपेशियों से। शरीर की सारी ताकत मसल से निकलकर दिमाग को चलाने में लग गई। ये एक तरह का सौदा था जो कुदरत ने किया था, बाहुबल के बदले दिमागी शक्ति। और यही वजह है कि एक चिंपैंजी हमसे बहस तो कभी नहीं जीत सकता, लेकिन वो एक इंसान को आसानी से चीर कर रख सकता है। ये तो दिमाग की बात हुई, लेकिन सीधा चलना, 2 पैरों पर खड़े होना तो हमेशा से एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इससे हम दूर तक देख सकते थे, हमारे हाथ आजाद हो गए औजार बनाने के लिए। और उसकी भी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। सीधे खड़े होने की वजह से हमारे कंकाल पर, हमारी रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा। आज भी हमें जो पीठ दर्द और गर्दन में अकड़न होती है, वो उसी की देन है। लेकिन महिलाओं को इससे भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अच्छा? हाँ, सीधे चलने के लिए कूल्हे संकरे हो गए, जिससे बच्चे का जन्म लेना मुश्किल और बेहद खतरनाक हो गया। और ऊपर से इंसानी बच्चों के सिर भी बड़े हो रहे थे। तो संकरे कूल्हे और बड़े सिर वाले बच्चे, ये तो बहुत ही खतरनाक समीकरण है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा खतरनाक। इस वजह से बच्चे के जन्म के दौरान माँ और बच्चे दोनों की मौत की दर बहुत ज्यादा थी। तो कुदरत ने एक और रास्ता निकाला।
ऐसे बच्चों को चुनना शुरू किया जो जल्दी पैदा हो जाते थे, जब उनका दिमाग और सिर अभी भी छोटा और नरम होता है। और यही वजह है कि इंसान के बच्चे जन्म के समय इतने असहाय होते हैं। एक घोड़े का बच्चा पैदा होने के कुछ ही घंटों में दौड़ने लगता है, एक बिल्ली का बच्चा कुछ हफ्तों में अपनी मां को छोड़कर शिकार पर निकल जाता है, लेकिन इंसान के बच्चे सालों तक अपने परिवार पर निर्भर रहते हैं। और शायद यहीं से समाज की नींव पड़ी होगी। जैसा कि स्रोत कहते हैं, एक इंसान को पालने के लिए एक पूरे कबीले की जरूरत होती है। एक अकेली माँ इतने असहाय बच्चे को नहीं पाल सकती थी, उसे परिवार और पड़ोसियों की मदद चाहिए थी। तो इन तथाकथित फायदों के बावजूद लाखों साल तक हम फूड चेन में कहीं बीच में अटके हुए थे। बड़े शिकारी हमारा शिकार करते थे और हम उनसे बचकर छोटे मोटे जानवरों का शिकार करते थे। हाँ, और हमारी हैसियत क्या थी, इसका एक बहुत मजेदार सबूत मिलता है। शुरुआती पत्थर के औजारों का एक सबसे आम इस्तेमाल जानते हैं क्या था? क्या? हड्डियों को तोड़कर अंदर से मैरो यानी गूदा निकालना। मतलब बचा खुचा खाना? बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए, शेरों का एक झुंड एक जिराफ का शिकार करता है। वो अपना पेट भरकर चले जाते हैं। फिर लकड़बग्गे और गीदड़ आते हैं, वो मांस के लोथरे नोच कर ले जाते हैं। और आखिर में जब सब जा चुके होते हैं, तब इंसानों की बारी आती थी। वे बची खुची हड्डियों को पत्थर से तोड़कर अंदर का गूदा निकालकर खाते थे। यही हमारी जड़ा थी। हम इतनी तेजी से फूड चेन में ऊपर आए कि ना तो इकोसिस्टम इसके लिए तैयार था और ना ही हम खुद। मतलब शेर और शार्क जैसे शिकारी लाखों सालों में धीरे धीरे शीर्ष पर पहुंचे, इसलिए प्रकृति ने उनमें एक तरह का आत्मविश्वास और संतुलन बनाया। लेकिन हम, जो कल तक दूसरों का बचा खुचा खा रहे थे, अचानक इस ग्रह के सबसे खतरनाक शिकारी बन गए। इसी वजह से हम इतने बेचैन, क्रूर और खतरनाक हैं। ये सोचना ही अजीब है कि हम कभी इतने कमजोर थे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात जो इन स्रोतों में है, वो ये कि हम अकेले नहीं थे। हम ये सोचने के इतने आदी हैं कि हम ही एकमात्र इंसान हैं, लेकिन एक समय था जब पृथ्वी पर एक ही समय में कई मानव प्रजातियां रहती थीं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इंसानी विकास एक सीधी रेखा में हुआ है कि पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल और फिर हम सेपियंस। सच तो यह है कि लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर सिर्फ 10,000 साल पहले तक दुनिया एक ही समय में कई इंसानों का घर थी। यूरोप और पश्चिमी एशिया में हमसे ज्यादा मजबूत, ज्यादा मांसल और ठंडे मौसम के लिए बेहतर तरीके से अनुकूलित निएंडरथल रहते थे, जिनके बारे में हम मजाक में किसी को भी निएंडरथल कह देते हैं। वही। और पूर्वी एशिया में थे होमो इरेक्टस, जो लगभग 20 लाख सालों तक इस धरती पर रहे। ये किसी भी मानव प्रजाति के लिए एक रिकॉर्ड है। हम सेपियंस तो अभी सिर्फ 3 लाख साल पुराने हैं। और तो और इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर बौने इंसान भी थे, जिनकी लंबाई सिर्फ 3 फुट थी। उन्हें होमो फ्लोरेसियंसिस या मजाक में हॉबिट भी कहा जाता है। ये सब एक ही समय में मौजूद थे। तो मन में सीधा सवाल उठता है कि अगर इतने सारे इंसान थे, तो आज सिर्फ हम ही क्यों बचे हैं? बाकी सब कहाँ गए? यही $1 मिलियन सवाल है। जब सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर फैलना शुरू किया, तो उनका सामना इन प्रजातियों से हुआ। अब यहाँ 2 बड़ी थ्योरीज हैं। पहली है इंटरब्रीडिंग थ्योरी या मिश्रण का सिद्धांत। ये कहती है कि जब सेपियंस यूरोप और एशिया में पहुंचे, तो उन्होंने वहां रहने वाले निएंडरथल और दूसरी प्रजातियों के साथ संबंध बनाए, बच्चे पैदा किए और आज के इंसान उन्हीं के मिश्रण से बने हैं। और दूसरी थ्योरी? दूसरी है रिप्लेसमेंट थ्योरी या विस्थापन का सिद्धांत। ये ज्यादा क्रूर कहानी सुनाती है। इसके अनुसार सेपियंस और अन्य इंसानों में शारीरिक और आनुवांशिक रूप से इतना अंतर था कि वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं थे, और अगर होते भी तो उनके बच्चे उपजाऊ नहीं हो सकते थे। जैसे घोड़े और गधे के मिलन से खच्चर पैदा होता है, जो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता। इस थ्योरी के मुताबिक सेपियंस ने अपनी बेहतर तकनीक और सामाजिक कौशल के दम पर दूसरों को या तो मार डाला या उनके संसाधनों पर कब्जा करके उन्हें भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। तो क्या ये एक नरसंहार था? अगर रिप्लेसमेंट थ्योरी सही है तो हाँ, यह इतिहास का पहला और सबसे बड़ा नरसंहार था। दशकों तक ये बहस चलती रही, लेकिन फिर टेक्नोलॉजी ने हमें कुछ चौंकाने वाले जवाब दिए। जीनोम मैपिंग। एकदम सही। 2010 में वैज्ञानिकों ने निएंडरथल के जीनोम को मैप करने में सफलता हासिल की, और जब उन्होंने उसकी तुलना आज के इंसानों से की तो वे चौंक गए। पता चला कि मध्य पूर्व और यूरोप की आधुनिक आबादी के डीएनए का 1 से 4% हिस्सा निएंडरथल डीएनए है,
वाओ, तो इसका मतलब है कि हम सबके अंदर थोड़ा सा नियांडरथल है। ये तो कमाल की बात है। मैं तो हमेशा सोचती थी कि वो बस खत्म हो गए। सिर्फ नियांडरथल ही नहीं, कुछ समय बाद साइबेरिया की एक गुफा में मिली उंगली की हड्डी से डेनिसोवन नाम की एक और मानव प्रजाति का पता चला, और उनके डीएनए की तुलना करने पर पता चला कि आधुनिक मिलानेशियन और ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों में 6% तक डेनिसोवन डीएनए है। इसका मतलब यह है कि इंटरब्रीडिंग थियरी में कुछ सच्चाई थी। सेपियंस ने दूसरी प्रजातियों के साथ संबंध बनाए थे, लेकिन बहुत कम। तो फिर सच क्या है, इंटरब्रीडिंग या रिप्लेसमेंट? सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। वे पूरी तरह से अलग प्रजातियां नहीं थीं, वरना बच्चे पैदा ही नहीं होते। लेकिन वे एक ही प्रजाति की अलग अलग आबादी भी नहीं थी, वरना उनमें और ज्यादा मिश्रण होता। वे एक सीमा रेखा पर थे। थोड़े बहुत संबंध हुए, लेकिन आखिरकार सेपियंस ने बाकी सबको खत्म कर ही दिए। तो हम अपनी जासूसी कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं। अगर हम शारीरिक रूप से निएंडरथल से ज्यादा मजबूत नहीं थे, उनका दिमाग भी हमारे बराबर ही बड़ा था, तो आखिर सेपियंस की सफलता का राज क्या था? हम कैसे जीत गए? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है संज्ञानात्मक क्रांति की। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस के सोचने और बात करने के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। इसका कारण शायद एक आकस्मिक जेनेटिक म्यूटेशन, यानी दिमाग की वायरिंग में अचानक हुआ कोई बदलाव था। इस बदलाव ने हमें एक नई तरह की भाषा दी। लेकिन दूसरे जानवर भी तो संवाद करते हैं। बंदर चिल्लाकर बता सकता है कि सावधान चील या सावधान शेर। तो हमारी भाषा में ऐसा क्या खास था? खास ये नहीं था कि हम कह सकते थे नदी के पास शेर है। हमारी भाषा की सबसे अनोखी और शक्तिशाली विशेषता ये थी कि हम उन चीजों के बारे में बात कर सकते थे जो असल में मौजूद ही नहीं हैं। हम कहानियां सुना सकते थे। कहानियां? जैसे कि किंवदंतियां, मिथक, देवता, धर्म? हाँ, आप एक बंदर को ये कहकर उसका केला नहीं ले सकते कि मुझे ये केला दे दो, मरने के बाद तुम्हें बंदरों के स्वर्ग में अनगिनत केले मिलेंगे। बंदर आपको घूर कर देखेगा और अपना केला नहीं छोड़ेगा। लेकिन इंसान ऐसी कहानियों पर विश्वास कर सकते हैं, और यहीं से इस एक क्षमता से सब कुछ बदल गया। लेकिन सिर्फ कहानियों पर विश्वास करने से कोई दुनिया कैसे जीत सकता है? सोचिए, चींटियां और मधुमक्खियां भी लाखों की संख्या में सहयोग करती हैं, लेकिन उनका तरीका बहुत कठोर होता है। वे अपने डीएनए से प्रोग्राम्ड हैं। वे अपना सामाजिक ढांचा रातों रात नहीं बदल सकती। चिंपैंजीज ज्यादा लचीले होते हैं, लेकिन वे सिर्फ छोटे समूहों में ही सहयोग कर पाते हैं, जहां हर कोई एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता हो। और सेपियंस हजारों, लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों अजनबियों के साथ बेहद लचीले तरीकों से सहयोग कर सकते हैं, और ये सब आम मिथकों, आम कहानियों पर विश्वास करने की वजह से संभव हुआ। इसका कोई आज का उदाहरण है? बिल्कुल। स्रोतों में प्यूजो कार कंपनी का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्यूजो कंपनी क्या है? क्या वो उसकी गाड़ियां हैं? नहीं, गाड़ियां तो कबाड़ हो सकती हैं। क्या वो उसकी फैक्ट्रियां या कर्मचारी हैं? नहीं, एक दिन सारे कर्मचारी नौकरी छोड़ सकते हैं, सारी फैक्ट्रियां भूकंप में तबाह हो सकती हैं, फिर भी कंपनी मौजूद रहेगी। तो फिर वो है क्या? वो एक कानूनी कल्पना है, एक ऐसी हकीकत जो सिर्फ कागज पर और हम सब के दिमाग में मौजूद है। वकीलों ने कुछ कानूनी दस्तावेज बनाए, कुछ प्रक्रियाएं पूरी की और एक कंपनी का निर्माण कर दिया। और क्योंकि दुनिया भर के जज, बैंकर और हम जैसे आम लोग मानते हैं कि ये कंपनी मौजूद है, इसलिए ये असल दुनिया में ताकत रखती है। ये लोन ले सकती है, जमीन खरीद सकती है, केस कर सकती है। तो ये वैसा ही है जैसे हम आज यूपीआई या पेटीएम को देखते हैं। ये कोई असली नोट या सिक्के नहीं है, बस हमारे फोन में दिखने वाले नंबर है। लेकिन क्योंकि हम सब मानते हैं कि इन नंबरों का मूल्य है, हम उनसे कुछ भी खरीद सकते हैं। ये भी एक तरह की सामूहिक कल्पना ही हुई। आपने बिल्कुल सही समझा। इसी तरह राष्ट्र, पैसा, मानवाधिकार और न्याय मौजूद है। क्या भारत नाम की कोई चीज है जिसे आप छू सकती हैं या देख सकती हैं? नहीं, ये एक कहानी है जिस पर हम सब विश्वास करते हैं, एक साझा कल्पना। क्या रुपया सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है? हाँ, लेकिन हम मानते हैं कि इसका मूल्य है। ये सभी शक्तिशाली चीजें हमारी बनाई कहानियों के बाहर मौजूद नहीं है। लेकिन ये मानना थोड़ा मुश्किल है। मतलब क्या आप कह रहे हैं कि मानवाधिकार जैसी जरूरी चीज असल में है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक कहानी है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जब हम कहते हैं कि ये एक कहानी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये झूठ है या बेकार है। इसका मतलब है कि इसकी हकीकत भौतिक नहीं बल्कि सामाजिक है। मानवाधिकार किसी पत्थर या पेड़ की तरह मौजूद नहीं है। उन्हें यूएन चार्टर में घोषित किया गया था, यानी एक कहानी बनाई गई जिस पर हम सब ने विश्वास करने का फैसला किया। और क्योंकि हम इस पर विश्वास करते हैं, ये दुनिया को एक बेहतर जगह बनाती है।
लेकिन इसकी ताकत हमारे सामूहिक विश्वास में ही निहित है। तो इस कल्पना करने की क्षमता ने हमें 150 लोगों के उस जादुई आंकड़े को पार करने में मदद की। मैंने सुना है कि कोई भी समूह जो सिर्फ गपशप और व्यक्तिगत जान पहचान पर आधारित हो, वो 150 लोगों से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। एकदम सही। उस सीमा को तोड़ने के लिए आपको एक कहानी चाहिए, एक आदिवासी आत्मा की कहानी, एक राष्ट्र की कहानी या एक कॉरपोरेशन की कहानी। इन कहानियों ने हमें शहर, साम्राज्य और आज की वैश्विक दुनिया बनाने में सक्षम बनाया। इसने सांस्कृतिक विकास के लिए एक फास्ट लेन भी खोल दी। दूसरे जानवरों का व्यवहार काफी हद तक उनकी जीन से तय होता है, जिसे बदलने में हजारों साल लगते हैं। लेकिन सेपियंस अपनी कहानियों को बदलकर अपना व्यवहार बहुत तेजी से बदल सकते हैं। जैसे 1789 में फ्रांसीसी आबादी कुछ ही महीनों में राजा के दैवीय अधिकार के मिथक से जनता की संप्रभुता के मिथक पर विश्वास करने लगी। ये जेनेटिक बदलाव से नहीं, बल्कि एक नई कहानी को अपनाने से हुआ। ये हमारी प्रजाति की सबसे बड़ी ताकत है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक निएंडरथल और एक सेपियंस की आमने सामने की लड़ाई होती तो शायद ज्यादा मजबूत निएंडरथल जीत जाता। लेकिन अगर 500 निएंडरथल और 500 सेपियंस की लड़ाई होती तो निएंडरथल के पास कोई मौका नहीं था। बिल्कुल। सेपियंस अजनबियों की बड़ी टुकड़ियों में सहयोग कर सकते थे। वे लड़ाई के बीच में अपनी रणनीति बदल सकते थे, क्योंकि वे एक लीडर की बनाई नई योजना पर विश्वास कर सकते थे। निएंडरथल ऐसा नहीं कर सकते थे। वे शायद कह सकते थे, नदी के पास बाइसन है, चलो शिकार करें। लेकिन वे ये कहानी नहीं गढ़ सकते थे कि अगर तुम इस लड़ाई में बहादुरी से मरे तो तुम्हें हमारे महान पूर्वजों की दुनिया में जगह मिलेगी। यही सेपियंस की सफलता की असली कुंजी थी। तो कुल मिलाकर हम इस जासूसी कहानी के अंत तक पहुंच गए हैं। हमारी प्रजाति की इस असाधारण यात्रा का राज किसी शारीरिक श्रेष्ठता या बड़े दिमाग में नहीं, बल्कि उन कहानियों में छिपा है जो हम एक दूसरे को सुनाते हैं और जिन पर हम मिलकर विश्वास करते हैं। और ये हमें आज के लिए एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ देता है। अगर हमारे निगम, हमारे राष्ट्र, हमारा पैसा, हमारे कानून, हमारी पूरी वैश्विक व्यवस्था उन कहानियों पर बनी है जिन पर हम सामूहिक रूप से विश्वास करते हैं, तो वो असल में कितनी मजबूत हैं। क्या होता है जब लोग उन्हीं कहानियों में विश्वास करना बंद कर देते हैं जो हमारी दुनिया को एक साथ जोड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी मिस्टर और मिसेस शर्मा की आवाज में इस किताब की समरी। ये थी कहानी एक ऐसे जीव की जो कभी जंगलों में डर कर जीता था और आज पूरी धरती पर राज कर रहा है। हमने देखा कैसे एक साधारण से जानवर ने कल्पना की ताकत से धर्म बनाए, साम्राज्य खड़े किए और विज्ञान के सहारे प्रकृति को चुनौती दे दी। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या हम सच में सबसे समझदार, या फिर हमारी ही बनाई हुई कहानियां एक दिन हमें ही खत्म कर देंगी? सोचिए, हम इतिहास के निर्माता हैं, लेकिन शायद इतिहास का अगला अध्याय हमारी ही परीक्षा लेने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम सोचने का तरीका बदलते हैं।